जी हां, यकीन जानिए, विद्रोह के तख्ता पलट के बाद सीरिया में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। तख्ता पलट के बाद सीरिया में मचा हुआ है कत्लेआम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे और असद सरकार के तख्ता पलट के बाद ईरान और रूस भड़के हुए हैं। ईरान ने असद सरकार के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बताया है। ईरान अमेरिका और इजराइल की साजिश के सबूत होने का दावा कर रहा है। इस बीच यह भी खुलासा हुआ है कि सीरिया में असद के खिलाफ जंग छेड़ने वाले विद्रोहियों को यूक्रेन ने भी मदद की है। इस बीच इजराइल ने सीरिया पर कब्जा करने वाले विद्रोही गुट को ईरान को लेकर चेतावनी दी है। अगर विद्रोहियों ने ईरान को सीरिया में पांव जमाने में मदद की तो इजराइल का जवाब और ज्यादा विध्वंसक होगा। इस बात के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है, सीरिया की राजधानी दमिश्क में असद के लोगों को मार रहे हैं विद्रोही। अल-वाइड समुदाय के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये देखिए तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सीरिया से इस वक्त सामने आ रही हैं। हाथ पीछे बांधकर 2 लोगों को सबके सामने सरेआम बीच सड़क पर गोली मार दी गई। तो इस वक्त सीरिया की सड़कों पर विद्रोही जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एचटीएस विद्रोहियों की आम लोगों पर बर्बरता हो रही, असद समर्थकों की वो हत्या कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से इस वक्त सीरिया की सड़कों पर दिन हो या रात हंगामा बरपा है। किस तरह से बर्बरता की जा रही है उन लोगों के साथ जो कि बशर अल असद के समर्थक माने जाते थे। और कुर्द लड़ाकों की सरेआम हत्या की गई है। पकड़े गए कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया। लड़ाकों को विद्रोहियों ने मारी गोली। ये देखिए तस्वीरें। और बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। सीरिया में लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से एक शख्स को पहले मौत के घाट उतारा जाता है और फिर भीड़ के सामने उसे घसीट कर ले जा रहे हैं विद्रोही। ये देखिए। तो मारे गए लोगों के शवों के साथ भी बर्बरता हो रही है। वहीं सीरिया के तख्ता पलट के बाद हालात बहुत खराब हो गए। सड़कों पर खुलेआम लोगों की हत्या की जा रही, असद के लोगों को मार रहे हैं विद्रोही। सड़क पर खुलेआम लोगों की हत्या की जा रही है। तो विद्रोहियों ने हिंसा की सारी हदें पार कर दी हैं। आम लोगों पर गोलियों की बौछार कैसे की जा रही है। कुछ और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ये देखिए तस्वीरें सीरिया के इस इलाके में भी किस तरह से जो आम लोग हैं उन पर गोलियां बरसाई गई हैं खुलेआम। और इजरायली हमले से सीरिया की नौसेना को भी भारी नुकसान हुआ है। इजरायल ने सीरिया के 2 पोर्ट्स पर हमला किया। 2 पोर्ट्स को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले से सीरिया के 15 जहाज हो गए हैं तबाह। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से पोर्ट पर जिन जहाजों की मौजूदगी थी उन्हें टारगेट करके बमबारी की गई है और इस हमले में खासा नुकसान हुआ है इस पोर्ट पर। غارات جوية من بعد منتصف الليل। अब जरा देखते हैं कि सीरिया में एक साथ 3 देश कहां हमला कर रहे हैं। सबके हित कैसे जुड़े हुए हैं ये देखिए। अमेरिका का रोल क्या है सबसे पहले जानिए। मध्य सीरिया में अटैक हुआ है, आईसिस के ठिकानों पर हमले हुए हैं। यह हमला क्यों हुआ? असद के जाने के बाद आईएसआईएस से खतरे का डर सता रहा है अमेरिका को कि कहीं आईएसआईएस के आतंकी एक बार फिर पैर ना पसार लें। विद्रोही गुटों के इजराइल में घुसने का डर भी है इजराइल को। इसलिए इजराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। और कहां पर किए जा रहे हैं? दक्षिणी सीरिया में अटैक हो रहे हैं इजराइल की तरफ से और इसके पीछे मंशा बफर जोन पर कब्जे की भी है।
अब देखिए तीसरा देश जिसका इन्वॉल्वमेंट है तुर्की, उत्तरी सीरिया पर हमला कर रहा है, कुर्द लड़ाकों पर हमला कर रहा है और कई इलाकों पर इसने कब्जा जमा लिया है। ये हमले क्यों हो रहे हैं? निश्चित तौर पर कुर्द लड़ाकों से जो खतरा है तुर्कियों को, उसको तुर्की खत्म करना चाहता है। विद्रोहियों का हमला रुक चुका है, लेकिन सीरिया में धमाकों का दौर जारी है। विद्रोही अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब दुनिया के 3 देश अपने अपने मिशन पर सीरिया में बारूद बरसा रहे हैं। सीरिया में फिलहाल अमेरिका, इजराइल, तुर्की हमले कर रहा है। तीनों देश अलग अलग लक्ष्य लेकर सीरिया में अपनी सेना भेज रहे हैं। इजराइल और तुर्की की सीमा सीरिया से लगती है, इसलिए ये दोनों देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं, तो वहीं अमेरिका अपने बेस को लेकर फिक्रमंद है। इजराइल सेना सीरियाई सेना के हथियार खत्म करने के साथ ही कई इलाकों पर कब्जे कर रही है। अमेरिका को डर है कि आईएसआईएस फिर ताकतवर ना हो, इसलिए आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। तुर्की को कुर्द लड़ाकों से खतरा है, इसलिए तुर्की की सेना कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इन 3 देशों के अलग अलग मिशन की वजह से ही सीरिया के कई इलाकों में बमबारी हो रही है, हथियार नष्ट हो रहे हैं और हथियारों के गोदामों में ब्लास्ट हो रहे हैं। इजराइल की सेना पूरी रफ्तार से सीरिया की राजधानी की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं सीरिया की वजह से तुर्की और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और तुर्की ने तनाव कम करने के लिए बातचीत की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो सीरिया में आतंकियों को ताकतवर नहीं होने देगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव से भी बात की है। तुर्की की सबसे बड़ी चिंता एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये कुर्द सेना है जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। सीरिया के जिन इलाकों में एसडीएफ का वर्चस्व है, वहीं अमेरिकी सेना ने एयरबेस बनाया हुआ है, लेकिन यही एसडीएफ तुर्की के लिए आतंकवादी है। तुर्की एसडीएफ को अपनी सीमा से बहुत दूर करना चाहता है। अब तुर्की की पूरी समस्या समझिए। कुर्दिशों का मकसद तुर्की में एक स्वतंत्र कुर्दिश राज्य की स्थापना करना है। तुर्की के साउथ ईस्ट में कुर्दिशों की तादाद सबसे अधिक है। ज्यादातर कुर्द लोग इराक, सीरिया और तुर्की में रहते हैं। तुर्की में सक्रिय कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तुर्की, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी संगठन करार दिया है। लेकिन सीरिया में हालात अलग है। सीरिया में अमेरिका कुर्दिश फोर्स एसडीएफ को समर्थन देता है। यही वजह है कि सीरिया में तुर्की समर्थित एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी एसडीएफ पर हमले कर रही है। तुर्की पर आतंकी हमले करने वाला पीकेके भी सीरिया में एक्टिव है।
यही वजह है कि तुर्की को डर है कि कहीं उसके दुश्मन बहुत ताकतवर ना हो जाएं। तुर्की अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है और जमीन पर लड़ाई के लिए एसएनए के लड़ाकों को बारूद की सप्लाई तेज कर दी गई है। सीरिया के पूर्वी और उत्तरी इलाके में तुर्की ने एसडीएफ के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। तुर्की मौजूदा दौर का फायदा उठाने की कोशिश में है। तुर्की भी सीमा के करीब बफर जोन बना सकता है। सीमा के करीब से कुर्दिश लड़ाकों को दूर करना चाहता है। बॉर्डर के करीब एसएनए का मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश में है। तुर्की में कई बार सीरिया की सीमा से कुर्दिश लड़ाकों के हमले हो चुके हैं। हमले के बाद पीकेके संगठन के लोग सीरिया में छिप जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा पिछले दिनों इजरायल के गोलन हाइट्स में हो रहा था। ईरानी प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस यहां सीरिया से हमले कर रहा था। तुर्की को कुर्दिशों के ताकतवर होने का डर है, तो वहीं अमेरिका को अंदेशा हो रहा है कि और इस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे आपको उसमें लिए चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be ex officio chairman of the Council of States। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें
अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं, और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है, और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब के तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है, पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ ಮೈದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहां से मिलने वाली है। तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं।
जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। Few words I will say in English. Welcome to this press conference, all my friends, and we have already given a notice to Vice President, and the joint opposition is here to speak on the sensitive matter in regard to the notice of resolution for removal of the Vice President of India, who is also the chairman of the Rajya Sabha. I am very sad to say that the chairman left us no option but to go ahead with this notice. For the last 3 years, rather than providing time and space for opposition members to raise critical issues, the chairman has resorted to schooling senior leaders, speaking down to them like a headmaster as though they were students in a classroom. He never misses an opportunity to insult any opposition leaders, whether they are senior or junior, or there are lot of members who have got more experience than others. तो मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और निष्पक्ष रवैया नहीं है उनका राज्यसभा के अंदर, खास करके विपक्ष को लेकर, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। लेकिन देश के 72 सालों के राज्यसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ऑपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जंग की खबरों का रुख करते हैं। इजराइल की सीरिया पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। 48 घंटे में 450 ठिकानों पर हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। ताजा हमले में ये देखिए तस्वीरें, पिछले 48 घंटे में 450 से ज्यादा ठिकाने निशाने पर रहे। और 48 घंटों में आईडीएफ का सीरिया में बड़ा अटैक हुआ है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ड्रोन से सीरिया पर हमला हुआ है। असद शासन के हथियारों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। 350 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। इन हथियार डिपोस को बर्बाद किया जा रहा है और इसके पीछे इजराइल की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है कि कहीं ये खतरनाक हथियार, अत्याधुनिक हथियार विद्रोहियों के हाथ में ना आ जाए। इस वजह से इजराइल को ये स्ट्राइक करनी पड़ रही है सीरिया के अंदर।
तो नेतन्याहू का सीरिया वॉर फ्रंट, क्या हो रहा है इस फ्रंट पर, जरा वो आपको बताते हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इजराइल की, नेतन्याहू की मंशा क्या है? 80% सेना असद शासन की नष्ट हो चुकी है। 350 से ज्यादा हमले हुए। 48 घंटे तक लगातार इजराइल ने सीरिया के अंदर बमबारी की है और 15 नेवी जहाज जो हैं वो भी तबाह हो गए। दर्जनों फाइटर जेट्स, टैंक्स नेस्तनाबूद कर दिए गए, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है इजरायली हमलों में। और सीरिया में इजरायली सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। इजराइल सीरियाई सेना के एयरबेस, पोर्ट, हथियार ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और केमिकल वेपन्स को तबाह कर रहा है। भीषण हमले के साथ सीरिया की धरती पर इजराइल कब्जा करता जा रहा है। इजराइल की सेना और टैंक बटालियन अब सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सीरिया में असद की हार हुई। असद के विरोधियों की जीत हुई। दमिश्क में तख्ता पलट हुआ। और इसी के साथ इजराइल का मिशन विस्तारवाद शुरू हो गया। नेतन्याहू सेना भीषण हमला करते हुए सीरिया की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप के साथ सीरिया में घुस चुकी है। उधर इजरायली एयरफोर्स सीरिया में ऑलराउंड एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली वायुसेना सीरिया के एयरबेस, सैन्य बेस, नेवल बेस, हथियार गोदाम, पोर्ट, रिसर्च सेंटर को तबाह कर रही है। इजरायली बमबारी से सीरिया की धरती इस समय बुरी तरह से जल रही है। सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजराइल ही उठा रहा है। इजरायली सेना सीरिया में माउंट हरमन से काफी आगे पहुंच चुकी है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक इजरायली ग्राउंड फोर्स दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किसी भी वक्त इजराइल का कब्जा हो सकता है। और अब बात दक्षिण के बड़े फिल्म अभिनेता मोहन बाबू की, जिनकी बर्बरता पर देश में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि मोहन बाबू की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। ये तस्वीरें लगातार कल से आप देख रहे होंगे। कोई हीरो कैसे असल जिंदगी का विलेन साबित हो सकता है, ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं किस तरह से मोहन बाबू ने बर्बर तरीके से टीवी 9 के रिपोर्टर पर हमला कर दिया, वो भी सबके सामने। कैमरे ऑन थे और एक सवाल
बर्दाश्त नहीं हुआ मोहन बाबू को और उन्होंने टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत पर अटैक कर दिया। मांग हो रही है कि मोहन बाबू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोहन बाबू ने बीती रात मीडिया कर्मी पर जानलेवा हमला किया। सवाल पूछने पर नाराज मोहन बाबू ने टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत के सिर पर माइक से वार कर दिया। मोहन बाबू के इस हमले में टीवी 9 संवाददाता गंभीर रूप से घायल हुए और मोहन बाबू की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीवी 9 रिपोर्टर पर जानलेवा हमला करने वाले साउथ के दक्षिण के अभिनेता मोहन बाबू की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुलिस का एक्शन कब होगा। बीती रात मोहन बाबू ने यह हमला किया था। मारपीट के केस में पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है और टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोहन बाबू करना सच्चे पंडित मोहन बाबू करना सच्चे पंडित मोहन बाबू करना सच्चे पंडित। अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि हुआ क्या था। टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत ने सवाल किया। सवाल करते ही मोहन बाबू भड़क गए, माइक छीना और हमला कर दिया। अब इसी केस में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। गंभीर धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है, लेकिन अभी तक मोहन बाबू को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरेआम सबके सामने, कैमरे के सामने मीडिया कर्मियों पर यह हमला किया है मोहन बाबू ने। और तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत का माइक मोहन बाबू छीनते हैं और उसी माइक से सीधे सिर पर वार करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। और ये साउथ के एक्टर मोहन बाबू हैं कौन, इनके बारे में और डिटेल आपको दे देते हैं। तेलुगु फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं, 500 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 2007 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। कुल संपत्ति इनकी 589 करोड़ से ज्यादा है। प्रोडक्शन कंपनी श्री लक्ष्मी पिक्चर्स के मालिक हैं, ये इन्हीं की कंपनी है। आंध्र प्रदेश का यह मशहूर फिल्मी परिवार है। नई फिल्म कनप्पा को लेकर आजकल चर्चा में 200 करोड़ के बजट वाली फिल्म है कनप्पा और उन पर यह सनसनीखेज आरोप लगे हैं। लेकिन खास बात यह है कि वीडियो सबके सामने है, तस्वीरें सबके सामने हैं, मीडिया कर्मियों के सामने। कैमरे जब ऑन थे तब यह हमला मोहन बाबू ने टीवी 9 के रिपोर्टर पर किया है। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक मोहन बाबू ने ना तो इस घटना के लिए माफी मांगी है और ना ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब आपको टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत पर मोहन बाबू के हमले के बाद की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए रिपोर्टर रंजीत कैसे चोट लगने के बाद कान पर हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं। चोट लगने के बाद रिपोर्टर रंजीत कान और गाल पकड़कर बैठे दिखेंगे आपको इस तस्वीर में। और ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सरे रिपोर्ट है दरअसल टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत की। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर के बाएं हिस्से में 3 जगहों पर गंभीर चोट लगी है। हमले में जाइगोमेटिक बोन में फ्रैक्चर भी हो गया है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वार कितना जोर का था। माइक आईडी से सीधे सर पर प्रहार किया गया है। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। सीधे सर पर वार किया गया है माइक आईडी से। ये तस्वीरें देखिए। और इस हमले के बाद पुलिस ने एफआईआर तो रजिस्टर की है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है मोहन बाबू को, जो अपने आप में चौंकाता है। और टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत की एक्सरे रिपोर्ट में और क्या पता चला है, आइए आपको इसकी डिटेल भी दे देते हैं। दरअसल मोहन बाबू की बर्बरता के निशान साफ तौर पर इसमें नजर आ रहे हैं। ये देखिए सिर के बाईं तरफ चोट लगी है। ये टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत की एक्सरे रिपोर्ट, 3D एक्सरे रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है वो बहुत ही क्लियर है। सिर के बाएं तरफ चोट के निशान इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सिर के बाएं तरफ जो चोट लगी है वो जबरदस्त चोट है। 3 जगहों पर चोटें आई हैं। ये देखिए जो लाल घेरा है इसमें 3D एक्सरे में चोट कहां पर आई है वो बिल्कुल साफ हो रहा है। फिलहाल रंजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाहिर है चोट गहरी है। चेहरे का आकार बदल सकता है उनका।
ये डॉक्टर्स ने फिलहाल जानकारी दी है। सोचिए ये हमला कितना जबरदस्त था। उन्हें बोलने में दिक्कत भी हो सकती है जाइगोमैटिक बोन में, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है और इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इससे बोलने में दिक्कत हो सकती है, उनका चेहरा भी बदल सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है। ये फ्रैक्चर कितना गंभीर है इसका आपको इस जानकारी से अंदाजा होगा। गाल में दर्द और सूजन की उन्हें शिकायत है, अस्पताल में भर्ती हैं और हम सब टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत के लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतमंद हो। अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे तेलुगु फिल्म जगत में हीरो अचानक एक सवाल पर विलेन बन गया। तो मोहन बाबू की दो तस्वीरें आपने देखी, एक फिल्म वाली तस्वीर जिसमें वो हीरो की तरह नजर आते हैं और दूसरा असल जिंदगी में उनका रूप क्या है ये तो दुनिया ने देख ही लिया, इस देश ने देख ही लिया। मोहन बाबू पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 118 के तहत 3 केस दर्ज किए गए हैं। धारा 118 में प्रावधान किस तरह के हैं जरा देखिए। यह धारा कब लगाई जाती है? खतरनाक हथियार या किसी साधन से गंभीर चोट अगर किसी ने पहुंचाई। और यहां पर आप देखिए माइक आईडी जो अच्छा खासा भारी होता है उससे बहुत जोर का वार किया गया है टीवी 9 के रिपोर्टर पर। आरोपी व्यक्ति पीड़ित को जानबूझकर अगर नुकसान पहुंचाता है तो धारा 118 लगाई जाती है। सीधे आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। केस तो रजिस्टर हो गया, मोहन बाबू ने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देख भी लिया, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक नूर मोहन बाबू की? देखिए, गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले नोटिस दी थी। नोटिस जो उनको सुबह 10:30 बजे हाजिर होना था पुलिस के सामने। एक साजिश के तहत ही मोहन बाबू रंजीत पर हमला करने के बाद वो अपने आप से दवाखाने के अंदर एडमिट हो गए थे और आती है। शायद आज शाम के बाद जो उनके जो छोटे बेटे जो मंटू मनोज थे वो तो आज पुलिस के पास हाजिर हुए। उनको जो भी सवाल थे वो पूरे तरह जवाब दे के आ गए। थोड़ी देर पहले उनके बड़े लड़के जो विष्णु थे वो भी बात किए, जो कल जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हो रहा था उसके पूरे बारे में रेस्पॉन्ड किया है, मगर वो वही बता रहे थे जो उनको बताना चाहिए था। देखिए, कहीं पर भी उनको ये तकलीफ ये महसूस नहीं हुआ कि उनके पिता ने क्या किया है और क्या कुछ हुआ है। देखिए, हैदराबाद पुलिस आज शाम के बाद पूरी तरह मोहन बाबू से पूछताछ करेगी। कल या परसों उनको नोटिस देके बाकायदा पानी शरीफ पुलिस में रंजीत के केस में बुलाकर पूछताछ करने वाली है। ठीक है, जिस तरह से रंजीत के हमले के लेकिन अभी तक तो पुलिस का बड़ा हीला हवाली वाला रवैया सामने आया है नूर। अभी तक इतने संगीन इल्जाम लगने के बाद भी, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने मोहन बाबू को गिरफ्तार नहीं किया है, जो अपने आप में चौंकाता है, जबकि यह हमला जानलेवा था।